ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे। आपको मेरी आवाज़ और स्लाइड दिख रही है? कंफर्म करो। यस सर। ओके, ठीक है। सो अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, आपका नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं, जिसका सिलेबस इस प्रकार से है। तो ये वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं आज, डिज़ाइन ऑफ आईसी इंजन कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें जो इंजन के अपने जो कंपोनेंट हैं उनकी डिज़ाइन हमें सीखनी और पढ़नी है। इसमें डिजाइन ऑफ पिस्टन है, सिलेंडर है, कनेक्टिंग रॉड है और क्रैंकशाफ्ट। तो ये चार चीजें हैं। इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या न्यूमेरिकल करना होता है, लेकिन उससे पहले कि डिजाइन कैसे करेंगे वो डिस्कशन है। तो हम लोग आज पिस्टन और सिलेंडर का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यूनिट 3 जो है वो शुरू कर रहे हैं आज। पहली यूनिट तो ऐसे ही है, सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। आज थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं। इसमें डिज़ाइन ऑफ पिस्टन और सिलेंडर। आई होप 2-3 लोग आ गए, 2 लोग आए और लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आते भगवान जाने, क्या हो गया तुम लोग। ओके, सो मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं वेट नहीं करूँगा। तो आईसी इंजन जो है वो, आपको आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे आपकी बाइक में है, कार में है और ट्रक वगैरह में है, तो ये सारे इंटरनल कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन का मतलब जब फ्यूल या एयर, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, उसकी जो बर्निंग है वो दैट इज इनसाइड सिलेंडर, देन इट इज इंटरनल कंबशन। यानी जो सिलेंडर के अंदर अगर उसको बर्न कर रहे हैं तो वो इंटरनल कंबशन इंजन है। अब जैसे एक पहले होता था एक्सटर्नल कंबशन एग्जाम का उदाहरण है, पहले भाप के इंजन होते थे, स्टीम इंजन होते थे काले काले से। उसमें क्या होता था कि जो बर्निंग होती थी फ्यूल और उसकी, वो बाहर होती थी। बॉयलर होता था, बॉयलर को गर्म करके फिर वो गर्म स्टीम जो है वो सिलेंडर में डाली जाती थी। तो बेसिकली जितने भी थर्मल इंजन्स हैं इसमें सब जो है वो एक तो खास बात है कि उसमें सिलेंडर होगा और पिस्टन होगा। अब सवाल है कि आप जो आपका फ्यूल है, जैसे इंटरनल कंबशन में अपना जो यूज हो रहा है, पेट्रोल है, डीजल है, इसकी बर्निंग आप इनसाइड कर रहे हो सिलेंडर के या बाहर कर रहे हो। तो अगर बाहर कर रहे हो सिलेंडर के तो वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, जिसका उदाहरण स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन में बॉयलर होता है, कोयला वहां जला के बॉयलर में पानी गर्म करके उसकी स्टीम को हम लोग सिलेंडर के अंदर डालते हैं, तब पिस्टन का मूवमेंट होता है। आईसी इंजन में दैट वुड बी डन इनसाइड। अभी इन इंजन की डिजाइन है आपके सिलेबस में। तो इसमें पहला जो चीज है वो है सिलेंडर, है ना, सिलेंडर। अब हम इसमें समझेंगे कि सिलेंडर की हमें, सिलेंडर से हमें क्या क्या काम पूरे कराने हैं, क्या क्या काम करना है सिलेंडर को। तो सबसे मेन काम तो है कि जो भी वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड का मतलब जो आपका डीजल है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है, उसको जो है रिटेन करना है, उसको अपने अंदर रखना है। तो सिलेंडर का काम एक जैसे बर्तन का काम होता है, वेसल का, वैसा एक काम है। प्राइमरी फंक्शन तो इसका ये है। और दूसरा इसका काम है सिलेंडर का कि वो पिस्टन को गाइड करे, यानी कि उसको रास्ता दिखाए, यानी कि वो किधर को मूव करेगा। अगर सिलेंडर नहीं होगा, पिस्टन खाली होगा और कुछ तो वो पता नहीं किधर भाग जाएगा पिस्टन। तो उसको गाइड करना है किधर को पिस्टन मूव करेगा। तो नेक्स्ट इसमें देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड में हम जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो इसको गाइड कर रहा है, यानी कि इस पिस्टन का मोशन इसी वाई एक्सिस के अलोंग बिल्कुल परफेक्टली, अगर ये वर्टिकल इंजन है तो ये इसी एक्सिस के अलोंग मूव करेगा।
तो ये सिलेंडर ही इसको गाइड कर रहा है, इसको रास्ता बता रहा है किधर चलना है। देन नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, रिक्वायरमेंट क्या है सिलेंडर मटेरियल की। तो सिलेंडर का जो भी डिजाइन में हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने कई बार बताया है, डिजाइन में हमको डिसीजन लेना है एक तो मटेरियल का, और दूसरा डिसीजन लेना है डायमेंशन का। डिजाइन का मोटा मोटा मतलब यही है, ठीक है, डायमेंशंस। तो अभी हमने उसका फंक्शन देखा है कि उसको क्या क्या काम करने हैं। उसको दो काम करना है, कि उसको एक वेसल का, बर्तन का काम करना है, और दूसरा क्या है, पिस्टन को गाइड करना है। अब जो उसका मटेरियल है उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो सिलेंडर का मटेरियल हो वो हमारा क्या क्या चीजें करेगा, उसकी यहाँ पे इस स्लाइड में दिया हुआ है। दैट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिलेंडर मटेरियल। तो अब पहली रिक्वायरमेंट है कि वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जो उसके अंदर का जो गैस का प्रेशर है वो प्रेशर वो सस्टेन कर सके, है ना। जैसे हाई गैस प्रेशर होगा, अगर वो मजबूत नहीं है, मान लो उसकी थिकनेस कम है, तो वो सिलेंडर फट सकता है। जैसे कुकर होता है, प्रेशर कुकर। तो अभी तो बहुत अच्छे डिजाइन के आने लगे, जब शुरुआत में प्रेशर कुकर आए थे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती थी कि पूरा वो कुकर जो है, वो प्रेशर कुकर जिसमें खाना बनता है घर में, वो फट जाता था। तो वो फट जाता था, इसका मतलब उसका जो मटेरियल है वो उतना मजबूत नहीं था, है ना। तो इस वजह से जो उसके अंदर का जो स्टीम का प्रेशर था उसको फाड़ देता था। ऐसे ही जैसे एलपीजी सिलेंडर कभी कभी आप सुनते हो, आज की डेट में भी हो जाता है कि गैस फट गई। तो उसका कारण यही है कि उसका जो मटेरियल या उसकी जो डिजाइन है वो पुअर है, उसकी थिकनेस कम है या मटेरियल कमजोर है, या बिकॉज ऑफ कोरोजन या एनीथिंग वो ऐसा कमजोर हो गया जिससे उसने अंदर का गैस प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार से आपका जो इंजन है, बाइक का, कार का, जो भी आईसी इंजन है, उसके अंदर फ्यूल की बर्निंग होगी। तो जब फ्यूल बर्न होगा तो उसमें पूरा विस्फोट जैसा एक्सप्लोजन होता है, और वो एक्सप्लोजन से प्रेशर गैसेस बनती है, गैसेस का प्रेशराइज गैसेस होती है। वही प्रेशर आपके पिस्टन को धकेलता है और पिस्टन मूव करता है। तो पिस्टन को तो मूव करना है, लेकिन ये इतना प्रेशर नहीं हो जाए, मटेरियल इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा फट ही जाए। तो इसका एक काम है कि वो गैस प्रेशर को विदस्टैंड करे। दूसरा क्या है कि थर्मल स्ट्रेसेस को बर्दाश्त करे, वो इतना मजबूत हो, क्योंकि उसमें क्या थर्मल स्ट्रेसेस पैदा होंगी, जब उसमें फ्यूल की बर्निंग होगी तब उसमें आग लगती, लिटरली आग लगती है। और उस आग की वजह से टेम्परेचर किसी जगह पे ज्यादा होगा, फिर ठंडा होगा, ठंडा होगा गर्म होगा, ठंडा होगा गर्म होगा। तो उसकी वजह से उसमें थर्मल स्ट्रेसेस पैदा होंगी। थर्मल स्ट्रेसेस का फार्मूला अगर आपको याद है, तो जो स्ट्रेन है दैट इज एप्सिलॉन टी, एप्सिलॉन टी, एप्सिलॉन टी, ये है एप्सिलॉन टी, ये है थर्मल स्ट्रेन। तो इस थर्मल स्ट्रेन क्यों मिलती है, क्योंकि जब आपको पता है कि जैसे कोई चीज गर्म होती है तो एक्सपैंड होती है, बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो दिस विल बी अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे अल्फा जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो एप्सिलॉन टी क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर टी, है ना। टेम्परेचर टी की वजह से चेंज इन लेंथ। तो जैसे रेलवे की पटरी होती है, रेलवे की पटरी जब धूप ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो एक्सपैंड कर जाती है, इसीलिए दो पटरियों के बीच में गैप छोड़ते हैं, जो कि आपको पता है। तो सिमिलरली इसमें भी जब क्या है कि जब सिलेंडर में, जब उसमें गर्म और ठंडा होगा, वो गर्म होगा तो उसमें एक्सपैंड करेगा, उसका मटेरियल एक्सपैंड करेगा। तो जब वो मटेरियल एक्सपैंड करेगा तो उसकी वजह से एक इसमें थर्मल स्ट्रेन पैदा होगी, और उसकी वैल्यू होगी अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। मान लो वो 250 से 100 के बीच, 100 से 250 हुआ, तो 150 आपका डेल्टा टी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आपको थर्मल स्ट्रेन निकल के आएगा। तो जब थर्मल स्ट्रेन मिल गया और इसको आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, तो E इंटू एप्सिलॉन टी, E इंटू एप्सिलॉन टी, दिस इज योर थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी, दिस इज योर थर्मल स्ट्रेस।
तो थर्मल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? थर्मल स्ट्रेस का क्या है? पहले तो चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज थर्मल स्ट्रेन। और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से हमारा थर्मल स्ट्रेन आता है। इस थर्मल स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें थर्मल स्ट्रेसेस मिलेंगी। तो मटेरियल जो होना चाहिए वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो इन थर्मल स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर जाए। ठीक है, सो थर्मल स्ट्रेस समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा भी होगा आपने थर्मल स्ट्रेसेस। ओके, तो नाउ दो रिक्वायरमेंट हो गई, एक तो गैस का प्रेशर विद स्टैंड करें और थर्मल स्ट्रेसेस करें। तो अब दूसरा क्या है कि उसमें जब पिस्टन बराबर मूव करेगा तो वियर एंड टियर होगा। तो उसमें मटेरियल हार्ड होना चाहिए, जो पिस्टन का मटेरियल है वो हार्ड होना चाहिए। हार्ड नहीं होगा तो वो घिस जाएगा, वियर हो जाएगा। उसमें पिस्टन को बराबर कितनी बार पिस्टन मूव करेगा? लाखों बार मूव करेगा, है ना? तो उस बिकॉज ऑफ पिस्टन मूवमेंट और जो पिस्टन रिंग और सिलेंडर का जो कांटेक्ट है उसकी वजह से उसमें वियर एंड टियर होगा। तो अगर वो मटेरियल हार्ड नहीं होगा तो वो उसमें क्या है कि वो घिस जाएगा। अच्छा, हार्डनेस समझते हो आप? इस हार्ड, हार्ड जो लिखा है ये मटेरियल प्रॉपर्टी हार्ड, हार्ड समझते हो? हार्ड क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है? कोई बताएगा? यस सर। हाँ बताओ, हार्डनेस क्या होता है बताइए। हार्डनेस बताओ, सुना तो होगा जरूर, लेकिन होता क्या है हार्डनेस? जैसे आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ तो आपको पता है। स्ट्रेंथ क्या है कि मटेरियल का अगर एक सर्टेन स्ट्रेस वैल्यू से ज्यादा स्ट्रेस उसमें पैदा हो जाएगी तो मटेरियल टूट जाता है, तो दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ मटेरियल प्रॉपर्टी हार्डनेस से क्या मतलब? सर द मटेरियल विच रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। नो, दिस इज नॉट रेजिस्ट टू डिफॉर्मेशन। रेजिस्ट टू डिफॉर्मेशन इज नॉट हार्डनेस। रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, खरोंच, क्या वर्ड है? इंडेंट, आई एन डी ई एन ई ए टी आई ओ एन, वर्ड इज इंडेंटेशन, INDENTATION, या इसको हिंदी में कहते हैं खरोंच। हिंदी इस पे सही से नहीं लिखेगा, खरोंच, खरोचना, कुरेदना। सर स्क्रैच। हाँ जी, आपकी आवाज कट गई, क्या पूछ रहे स्क्रैच। हो? हाँ, स्क्रैच, या स्क्रैच। स्क्रैच या इंडेंटेशन, वो सारा आपका हार्डनेस से संबंधित है। जैसे सबसे हार्ड मटेरियल आप जानते हो क्या है? डायमंड, डायमंड। डायमंड, 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 है ना? ठीक है, तो डायमंड पे कोई खरोच निशान बनाना बहुत मुश्किल है। बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर, आप लोग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप में भी आप ये जानते हो कि जो टूल मटेरियल है, कोई चीज किसी चीज को कैसे काटेगी, उसका कारण स्ट्रेंथ नहीं है, उसका कारण है हार्डनेस। अगर आप एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल काट रहे हो, दो मटेरियल है, एक मटेरियल है ए और मटेरियल है बी। अगर मटेरियल ए की हार्डनेस बी से ज्यादा है तो ए कैन सर्व एज ए टूल फॉर दिस मटेरियल बी, यानी कि मटेरियल ए से आप बी काट सकते हो। जैसे चाकू और सेब, चाकू से आप सेब काट सकते हो। क्यों? क्योंकि चाकू का जो मटेरियल है उसकी हार्डनेस हमारे सेब से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप सेब से चाकू काटो तो नहीं काट पाओगे। क्यों? क्योंकि सेब की हार्डनेस चाकू की हार्डनेस से कम है। ठीक है, तो जो टूल बनाते हैं किसी चीज को काटना है, अब जैसे आपका माइल्ड स्टील को काटना है, तो माइल्ड स्टील को माइल्ड स्टील से नहीं काट पाएंगे। उसको काटने के लिए हमें हाई स्पीड स्टील की जरूरत है, एचएसएस। तो एचएसएस की हार्डनेस आपकी माइल्ड स्टील से ज्यादा है। तो टूल कटिंग मटेरियल का सिद्धांत ही यही है कि जो टूल मटेरियल है उसकी हार्डनेस
जो हमारा वर्क पीस है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है? किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस है इंडेंटेशन या खरोच से। ठीक है, तो वापस आते हैं, तो हमारा जो सिलेंडर है उसकी हार्डनेस भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि पिस्टन या पिस्टन रिंग उसको काट ना दे, उसको खरोच ना कर दे, उसमें वियर ना हो जाए। बात समझ में आई? हार्डनेस समझ में आई? बोलो। यस सर। हाँ, और हार्डनेस को मेजर कैसे करते हैं? हार्डनेस की मेजर करते हैं BHN में, ब्रिनिल हार्डनेस नंबर। जैसे स्ट्रेंथ की तो हम लिख देते हैं गीगा पास्कल, लेकिन जो हार्डनेस की यूनिट है वो एक नंबर होती है, एंड दैट इज योर BHN। दिस इज कॉल्ड ब्रिनिल हार्डनेस नंबर। तो अपने लैब में एक इक्विपमेंट है जो मटेरियल की हार्डनेस निकालता है। वो जो आपकी बेंडिंग वाला रखा है मशीन, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये रखा हुआ है इक्विपमेंट, बर्निल हार्डनेस नंबर। उससे हम लोग मटेरियल की हार्डनेस निकालते हैं। ठीक है, सो सिलेंडर को इतना हार्ड होना है कि वो पिस्टन की वजह से उसमें खरोच नहीं आए, स्क्रैच नहीं आए, वो वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। तो दिस वन इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट इज, उसकी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। हार्ड होना चाहिए और साथ में उसकी सरफेस फिनिश बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जब वो जितना स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। तो अगर कभी आप अपना गाड़ी का जब कभी मिस्त्री से बनवाने जाओ, तो जब इंजन खुले तो देखो, आप देखना चाहिए आपको। तो जब पिस्टन हटाएगा सिलेंडर दिखेगा, तो सिलेंडर की इंटरनल आप सरफेस देखो, बिल्कुल स्मूथ होती है। और जब आपका गाड़ी सीज हो जाती है, सीज होने का मतलब जो पिस्टन है वो सिलेंडर में बिकॉज ऑफ हीट या एनी अदर रीजन वो फंस जाता है, तो उस समय वो पूरा सिलेंडर को काट देता है। तब क्या करते हैं? इंजन कभी सीज हुआ है आपकी बाइक का, या सुना है कभी? तो उसको वो ले जाता है मिस्त्री लेथ मशीन पे, और उसमें बोर करवाता है। तो बोर करवाता है तो जो सिलेंडर आपका जो कट गया है या जहाँ पे खराब हो गया है, उसमें फिर से वो सरफेस फिनिश पैदा करता है, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो वन रिक्वायरमेंट फॉर सिलेंडर मटेरियल, दैट इज गुड सरफेस फिनिश। और नेक्स्ट वन इज कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग ही हो जाएगा। जंग इसलिए चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो है एयर जाती है, तो एयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, हालांकि उसके अंदर इतनी हीट होती है, तो उसकी वजह से कोरोजन वो वो इवेपोरेट हो जाता है पानी। बट बिकॉज ऑफ हाई हीट एंड लो उसमें वेरिएशन होता है, तो उसमें कोरोजन पैदा होने के, जंग लगने के भी चांसेस होते हैं। तो दिस मटेरियल शुड बी कोरोजन रेजिस्टेंस। तो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स। मटेरियल जो आप चूज करेंगे सिलेंडर की डिजाइन करने के लिए, उसमें ये खासियत होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड थिंग। इसमें काफी अच्छी चीजें हैं कि क्या क्या आपकी सिलेंडर मटेरियल जो आप चूज करें, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उससे एक्सपेक्टेशन है, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई। नाउ नेक्स्ट इज, आप सिलेंडर मटेरियल के क्या क्या, कॉमन सिलेंडर मटेरियल के क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रे कास्ट आयरन। ये लिखा हुआ है कि यूजुअली यूज होता है, बट यस, ग्रे कास्ट आयरन यूजुअली यूज होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग करते हैं, है ना। ये अब आजकल ये यूज नहीं हो रहा है, इसमें मतलब होता है बट इसमें कुछ एलॉय टाइप का करते हैं, इसमें कुछ मिक्सिंग करते हैं। तो उसका उदाहरण ये है, ये निकिल निकिल कास्ट आयरन, निकिल क्रोमियम कास्ट आयरन। ठीक है, तो अभी क्या है कि ग्रे कास्ट आयरन यूजुअली लिखा हुआ है यूज करते हैं, बट उसमें कुछ मिक्सिंग कर देते हैं निकिल और क्रोमियम की। और स्टील और एल्युमिनियम अलॉय भी यूज किया जा सकता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉमन सिलेंडर मटेरियल्स जो यूज किए जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस डिजाइन ऑफ सिलेंडर। अटेंडेंस फिर से गड़बड़ हो गई, मजा नहीं आता है पढ़ाने में। तो नाउ कमिंग टू डिजाइन ऑफ सिलेंडर। अब इस डिजाइन ऑफ सिलेंडर में हम लोग पहचानते हैं कि कौन सी चीज क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये
तो ये जो इसका ये क्या है, सिलेंडर का एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है आपको। तो ये जो आप देख रहे हो ये सिलेंडर की वॉल है ना, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये ऊपर जो है सिलेंडर हेड है, और यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अपनी मोटरसाइकिल का इंजन सोचिए आप, स्प्लेंडर का या जो भी गाड़ी आपकी, उसमें उसके बारे उसको विजुलाइज कीजिए तो आपको दिखेगा। तो ये स्पार्क प्लग है, यहाँ पे ये वॉल्व लगे हैं जिससे इनलेट और आउटलेट वॉल्व है, ठीक है। इन इनलेट वॉल्व से एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, और फिर जब ये पिस्टन ऊपर को आएगा तो उसको पुश कर देगा, तो बर्नआउट गैसेस आउटपुट वॉल्व से निकल जाएंगी। तो इनपुट वॉल्व और आउटपुट वॉल्व स्पार्क प्लग हो गया, और ये आपका पिस्टन है ना, ये पिस्टन है, और ये जो ऐसे ये दिख रहा है ये लाइन सी, ये वाली रेड कर दे इसको, जैसे ये ऐसे लाइन सी दिख रही है, दीज आर पिस्टन रिंग, एंड ये पिस्टन रिंग है, ये वाली ये पिस्टन रिंग है। कभी इंजन खुले तो आप देखिएगा तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। दिस इज पिस्टन रिंग, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है ये, और ये क्रैंक है, ये क्रैंक है, दिस वन, ये पिस्टन पिन है, ये क्रैंक पिन है। और होगा क्या कि ये दिस पिस्टन विल मूव लाइक दिस, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अप एंड डाउन पिस्टन जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों ऊपर नीचे कैसे जाएगा कि जब यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा इस जगह पे, जब एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा इस जगह पे, यहाँ पे, है ना, तो एट दैट टाइम इस जगह पे एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होना है, और यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर इस जगह पे बर्न होगा, तो वहां से वो क्या करेगा कि वहां से वो प्रेशर लगाएगा इस पिस्टन पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन विल गो, ये प्रेशराइज प्रेशर करेगा, सिलेंडर चारों तरफ से बंद है, वॉल दोनों बंद है, तो ये जो यहाँ पे जो गैसेस बर्न होंगी वो इस पिस्टन को नीचे ढकेलेंगी, देन दिस पिस्टन विल गो डाउन। तो जब ये नीचे जाएगा तो इससे ये कनेक्टिंग रॉड जो है, वो कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, और जो कि क्रैंक से जुड़ी हुई है, तो उसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड इधर को जाएगी, और फिर जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये इस क्रैंक को घुमा देगा, ठीक है। तो यहाँ तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है किसका, पिस्टन का, बट क्रैंक पे रोटेटरी मोशन मिलेगा। तो ये दो ग्रीन लाइन है, ये देखिए आप, हाँ ऐसे देखिए, आप दिख रहा है सही से, हाँ। तो ये पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, दिस विल गो अप एंड डाउन, बट जो क्रैंक है ये रोटेट करेगा और एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ऐसा नहीं है कि इधर क्लॉकवाइज, फिर जब वो नीचे आ रहा था तो क्लॉकवाइज, ऊपर जाए तो वापस जाएगा, नहीं, वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जब कोई चीज घूमती है तो घूमती रहती है ना वो, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया दिस विल कीप ऑन रोटेटिंग, और इसी से बाकी आपका क्लच गियर और सारा चीज लग के आपको पहिए तक का, फाइनल ड्राइव तक का वो आपको पहिए को घुमा देगा विद द हेल्प ऑफ क्लच गियर एंड चेन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बेसिकली इंजन से आपको क्या हुआ कि यहाँ से जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उससे आपका क्रैंक घूम गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो दीज थिंग्स आर देयर। अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म डिफाइन है, वो जरा हम देखेंगे। तो पहले तो सिलेंडर वॉल है, जो सिलेंडर है, जैसे बर्तन ग्लास होता है, ग्लास वैसे ही है सिलेंडर, जैसे ग्लास होता है जिसमें पानी पीते हो आप, वैसा ही सिलेंडर है। तो यहाँ पे ये इसकी थिकनेस है, सिलेंडर वॉल की थिकनेस है, तो ये दिखाया हुआ है, दिस इज थिकनेस, सिलेंडर वॉल की थिकनेस। फिर क्या है कि ये जो पिस्टन है ये नीचे से ऊपर तक रेसिप्रोकेट होगा, तो ये जहां तक मैक्सिमम दूरी तक जाता है वर्टिकल इंजन में, सो दैट इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर। यहाँ तक, इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे पिस्टन नहीं जाएगा, सो दिस इज योर टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और नीचे आएगा तो नीचे भी एक लिमिट के बाद वो रुक जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। सो पिस्टन विल रेसिप्रोकेट बिटवीन टीडीसी और बीडीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टॉप डेड सेंटर को टीडीसी, क्या बोलते हैं, टीडीसी, और बॉटम डेड सेंटर को बोलते हैं बीडीसी, बीडीसी शॉर्ट में। तो पिस्टन विल
मूव बिटवीन TDC टू VDC। बोलो ठीक है। Yes, sir. ओके, so piston will move between TDC to VDC, top dead center और bottom dead center। तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। क्या कहलाता है? स्ट्रोक। स्ट्रोक इज व्हाट? लेंथ बिटवीन TDC टू VDC, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। ठीक है। अब आप देखिए कि जो आपका पिस्टन है वो TDC के ऊपर नहीं जा रहा है, TDC के ऊपर नहीं जा पाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, और BDC के नीचे भी नहीं जाएगा। सो पिस्टन विल रेसिप्रोकेट बिटवीन TDC टू BDC। तो जब पिस्टन TDC पे है तो उसके बाद भी ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, ये वाली, ये जगह बची हुई है। ये जगह कहाँ से बची है? क्योंकि TDC के ऊपर पिस्टन नहीं जाएगा। तो जो ये जगह बची हुई है इसको वो कहता है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलता है? क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है? कि जो TDC के बाद भी जो जगह बची रह जाती है सिलेंडर में ऊपर को, दिस इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम। बोलो ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। इसी प्रकार BDC के नीचे भी जगह रह जाती है, तो वहां पे खाली जगह रहती है, वहां पे स्कैवेंजिंग वगैरह होती है, वो सॉरी जो बर्न आउट गैसेस हैं थोड़ा लीक करती है, दैट आई विल डिस्कस लेटर। ठीक है। बट अभी के लिए क्या है कि TDC के ऊपर जो जगह खाली रह जाती है दैट इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम। So top dead center TDC, bottom dead center BDC. Difference between TDC and BDC is stroke, and this motion is reciprocating motion of piston, and that is being transferred as to crank as a rotary motion। ठीक है। So अब हम लोग ये देखेंगे कि डिजाइन में हमें करना क्या क्या है। क्या होगा? हाँ, तो डिजाइन में हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो पहला क्या है? बोर ऑफ द सिलेंडर। तो बोर, बोर क्या है? बोर रह गया था। बोर क्या है? सिलेंडर का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर। बोर इज व्हाट? सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, आप इंजन अपनी मोटरसाइकिल का बनवाने जाओ और सीज हो गया है, तो वो इंजन का सिलेंडर खोल के मिस्त्री ले जाता है, कहता है बोर करवाना है। तो बोर करवाना है तो क्या करता है? लेथ मशीन पे ले जाके जो वो कहता है बोर करवाना है, वो इंटरनल डायमीटर सही करता है ना? बिकॉज डिस्टेंस सीज हो गया था तो उसने उसकी इंटरनल डायमीटर डिस्टर्ब कर दी है, उसको वो वापस अपनी शेप में, अपने डायमेंशन में लाने के लिए वो बोर करवाता है। ठीक है। वो क्या करवाता है? बोर करवाता है। तो जो बोर करवाता है, सो बोर इज व्हाट? BORE, बोर। This is what? This is internal diameter of cylinder. So bore is clear. Stroke is what? Difference between TDC and VDC. These technical terms will be used during design. ये नाम बार बार यूज होंगे। ठीक है। TDC, VDC, stroke, difference between TDC and VDC, and this bore is what? Internal diameter of cylinder। ठीक है। दिस लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये क्या होगा? इस पूरी सिलेंडर की लेंथ। तो ये क्या होगा? स्ट्रोक लेंथ। दिस इज स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ प्लस ऊपर जो जगह छूट गई है वो, और थोड़ा सा नीचे छूट गई है वो। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? स्ट्रोक लेंथ प्लस ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम के लिए थोड़ी सी जगह छूट गई है ना, लेंथ। सो ये वाली लेंथ, यानी लेंथ ऑफ सिलेंडर विल बी स्ट्रोक प्लस ये वाली लेंथ, और इसके नीचे जो थोड़ी सी छूट गई वो, सो दैट इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो डिजाइन ऑफ सिलेंडर में क्या है? मैंने बोला डिजाइन का मतलब होता है कि मटेरियल और डायमेंशन। तो जैसे सैफ्ट में कर रहे थे, मटेरियल इन जनरल हम लोगों को दिया होता है, हमसे क्या है? डायमेंशन निकलवाता है। तो हमें ये जो डायमेंशन निकलवानी है उसमें सिलेंडर का पहले बोर पूछेगा। व्हाट इज बोर ऑफ सिलेंडर? तो बोर इज व्हाट? इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। दूसरा क्या है? सिलेंडर की लेंथ। लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? ये क्या है कि स्ट्रोक
स्ट्रोक लेंथ प्लस ये ऊपर की जो लेंथ है ये। फिर थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, जो ये सिलेंडर वॉल है इसकी थिकनेस स्मॉल टी, ये भी हमसे पूछेगा। डिजाइन करना है हमें, डायमेंशन निकालनी है सिलेंडर की। तो सिलेंडर का एक ऑब्वियस डायमेंशन क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, उसका इंटरनल डायमीटर और उसकी थिकनेस। थिकनेस पता हो जाए तो आउटर डायमीटर भी निकल जाएगा। तो आप मुझे बताओ, इसकी इंटरनल डायमीटर तो 4 है और थिकनेस ऑफ सिलेंडर से टीसी है। तो व्हाट आई एम सेइंग, इंटरनल डायमीटर इज से डी, दिस इज डी, इंटरनल डायमीटर इज डी। देन उसकी जो थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल है से इट इज टी सी। तो आप मुझे बताओ आउटर डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी, इन्हीं से बनेगा। वो जरा बताइए क्या होगा आउटर डायमीटर। सिलेंडर डिजाइन कर रहे हैं, इंटरनल डायमीटर स्मॉल टी और सिलेंडर वॉल की थिकनेस टीसी है, तो आउटर डायमीटर की वैल्यू बताओ। आवाज कट गई, फिर से बोलो। आई एम सॉरी, आपकी आवाज कट रही, कोई और बोलो। बताइए। इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी, सिलेंडर वॉल की थिकनेस टीसी, तो आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या होगा। D+2TC। वेरी गुड, तो दिस विल बी डी स्मॉल डी प्लस 2TC। ठीक है, यही सब है डिजाइन और कुछ नहीं है। ये चीजें आपको समझ में आएगी तो ये बिल्कुल आसान डिजाइन है। तो दिस इज D+2C। तो क्योंकि स्मॉल डी, एक टीसी यहां से और एक टीसी इधर से, तो ज्योमेट्री से यही ऑब्वियस है, स्मॉल D+2TC। ठीक है, सो दिस वुड बी आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ओके, गुड। नाउ थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड। तो ये जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड कहाँ है, यहाँ पे। एक मिनट में इसको सारा वॉश आउट करो। ओह सॉरी, होल्ड ऑन प्लीज। हाँ, यहाँ पे था मैं। तो ओके, तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड की बात जब हो रही है, तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड जो है वो ये है, ये सिलेंडर की थिकनेस है और सिलेंडर हेड इसके ऊपर है, इसके ऊपर लगा होता है ना। जैसे अपनी गाड़ी में देखोगे तो आपको सिलेंडर हेड ऊपर दिखेगा, तो उसकी थिकनेस, तो आपको थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड भी निकालना है। अब नंबर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर हेड स्टेट, ये स्टेट ये होते हैं कि जो सिलेंडर और पिस्टन को आपस में बांधने के लिए ऊपर होल करके उसमें स्टेट डाले जाते हैं। तो ये जो है नट, सॉरी बोल्ट जैसी चीजें होती है, लेकिन ये लंबे बोल्ट है। ये क्या है, लंबे बोल्ट है। बेसिकली क्या है कि यहाँ से एक कट होके वो स्टड आप खोलोगे तो ये जो सिलेंडर हेड है वो निकल जाता है। इंजन खोलने के लिए आप देखोगे तो आपको दिखेगा, अपने इंजन पे आज जाना बाइक पे तो देखना, ऊपर बोल्ट जैसे दिखेंगे आपको, दो तीन, दो या चार ऐसे दिखेंगे। तो दोज आर कॉल्ड स्टेड। तो ये बोल्ट जैसी चीज है, तो उनका हमें नंबर और डायमीटर कितना होगा, उन उन स्टड का डायमीटर क्या होगा और उनकी कितनी संख्या है, ये डिसाइड करना है। सो दीज ऑल आर डिजाइन ऑफ सिलेंडर। ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। एक क्वेश्चन होगा जो आपको 15 मिनट 20 मिनट में करना होगा और इसमें ये सारी चीजें निकालनी होगी। फिर उसमें जब आपको सिलेंडर हेड का नंबर और डायमीटर निकाल लिए, फिर आपसे पिच सर्किल डायमीटर ऑफ स्टेट पूछेगा, तो ये निकालना है। तो बेसिकली क्वेश्चन में केवल आपको बाकी चीजें दी रहेंगी, सीधे आपसे पूछेगा डिजाइन दी सिलेंडर। तो सिलेंडर डिजाइन में आपको क्या क्या निकालना है, बोर ऑफ सिलेंडर दैट इज इंटरनल डायमीटर, लेंथ ऑफ सिलेंडर दैट इज स्ट्रोक प्लस जो ये लेंथ ऊपर नीचे रह जाती है वो, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल टीसी निकालनी है, थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड ये निकालना है, और जितने
सिलेंडर हेड के जो बोल्ट है या स्टड है वो कितने होंगे और उनकी डायमीटर और प्लस फिश सर्किल डायमीटर ऑफ स्टड। सो डिजाइन में ये केवल लिखा रहेगा डिजाइन करिए सिलेंडर का, उसमें आपको ये सारी चीजें निकालनी होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट इज, अब इसमें वापस आते हैं थर्मल वाले पार्ट। तो सबसे पहली चीज जो आपको, पहली दो चीजें जो डिजाइन करनी है वो क्या है कि बोर और लेंथ, उसकी बोर कितना हो है, दैट इज इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो वो निकालने के लिए आप खुद ही सोचिए कि ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने पावर का, अब आप सोचिए एज एन डिजाइन इंजीनियर, आप डिजाइन इंजीनियर हैं मारुति सुजुकी के, और नया आपको जो है कार बनानी है, तो सबसे पहली चीज होगी डिजाइन करने बैठोगे सिलेंडर की, आपको डायमीटर और उसकी स्ट्रोक लेंथ और उसका बोर निकालना है। तो सबसे पहला सवाल होगा कि हमें कितनी पावर का बनाना है, कितने पावर का इंजन बनाना है ना, कितने पावर का इंजन बना हमें चाहिए, कितनी पावर चाहिए। तो देखो इंजन में दो चीजें आती हैं, एक आती है बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर, दूसरा है उसका वॉल्यूम से आता है, जैसे कितने सीसी का इंजन है, तो सीसी जहां लिखा रहता है, सीसी, सीसी इज व्हाट, सॉरी, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या है, तो जब 1200 सीसी का, जैसे मेरी जो कार है वो 1200 सीसी की है, तो 1200 सीसी का मतलब जो सिलेंडर का अंदर जो वॉल्यूम है दैट इज 1200 सीसी। तो दो तरह की बातें होती हैं, एक तो है सीसी ऑफ इंजन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ इंजन, और दूसरा है कि आपको उस इंजन से पावर कितनी मिलेगी। तो हमारा बोर और लेंथ का जो डिसीजन है, सिलेंडर कितना बोर होगा और कितनी उसकी लेंथ होगी, कितनी इंटरनल डायमीटर और कितनी लेंथ होगी, दैट विल डिपेंड ऑन दी पावर, कितनी पावर आपको चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर आप समझ पाए तो। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर, ये आपने थर्मल में कहीं पढ़ा होगा, आईसी इंजन अगर पढ़ा होगा तो उसमें होगा। तो ब्रेक पावर क्या है कि जो पावर हमारे ब्रेक, ब्रेक मतलब जो पहिए पे ब्रेक लगाने तक जो हमें पावर मिल जाए, दैट इज ब्रेक पावर। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। इंडिकेटेड पावर आईपी, तो आईपी इज व्हाट, जो इंजन से मिलती है, तो आईपी के बाद कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हो जाते हैं, तो बीपी थोड़ा कम होता है, तो या तो ब्रेक पावर दे या तो आपको इंडिकेटिंग पावर दे। इस पावर के ये फार्मूले हैं जो कि आप पहले से जानते हैं। सो दिस इज प्रेशर, दिस इज लेंथ, स्ट्रोक लेंथ, दिस इज एरिया, एंड दिस इज एन, नंबर। इसी प्रकार इंडिकेटिंग पावर नंबर ऑफ सिलेंडर है, बेसिकली दिस एन इज नंबर ऑफ सिलेंडर। इसी तरह से इंडिकेटिंग पावर में मीन प्रेशर, और ये है ब्रेक प्रेशर, ब्रेक पे जो प्रेशर मिलेगा, एल ए एन अपॉन 60। सो दीज आर द फार्मूलाज जो कि आपको पहले से पता है। अगर आप समझना चाहो कि ये फार्मूले आए कहां से, सो पावर इज व्हाट, बताइए, पावर का फार्मूला जानते हो, पावर दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये फार्मूला याद है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला उदाहरण लो, मीन प्रेशर इनटू एरिया हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स, मीन प्रेशर इनटू एरिया। सो एफ इज इक्वल टू से मीन प्रेशर पीएम इनटू ए। ठीक है, और एल जो है ये आपकी लेंथ है, लेंथ है, और इसको आरपीएम में जब आप लोगे तो ये 60 से डिवाइड कर दे, right? So from here you will get this, because from this formula you have got these things, indicating power and brake power. Anyway this is not my syllabus, मेरा कंसर्न नहीं है, आपको फार्मूला पहले से आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। Anyway, so these are the formulas which will be used
इन आवर डिजाइन। अब इसमें एक नेक्स्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, मैंने अभी बताया कि जो ब्रेक पावर है, तो इंजन से जो पावर निकल रही है उस पावर से कुछ फ्रिक्शनल लॉस होके हमें ब्रेक पावर मिलती है। तो जो लॉसेज है उसके हिसाब से मैकेनिकल एफिशिएंसी डिफाइन है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज व्हाट, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटिंग पावर। ठीक है, तो आप देखो कि अगर इसमें से ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो इसमें से क्या है कि हम, हमारा इंटरेस्ट है, आई वांट टू नो कि एल और ए सिलेंडर का एरिया और जो सिलेंडर का एरिया और लेंथ, सो लेंथ मैं निकालना चाहता हूं और एरिया का मतलब जो उसका एरिया निकालूंगा उसी से ही मेरा बोर आ जाएगा। तो लेंथ और बोर का डिसीजन हमें यहां से करना है। तो उसमें हमें वो मीन प्रेशर देगा और जो पावर मिल रही है वो देगा, इंडिकेटेड पावर। और उसके बाद एल और ए हमें निकालना होगा, नंबर ऑफ सिलेंडर दिया होगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि ये देखिए ये क्या है, इनमें से एक अगर दिया है और आपको फ्रिक्शनल लॉस दिया है, जैसे आपको ब्रेक प्रेशर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल लॉस दिया है, तो ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल लॉस विल बी इक्वल टू इंडिकेटिंग पावर। या आपको ब्रेक पावर दिया है और मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया है, तो आप इंडिकेटिंग पावर आईपी, इंडिकेटेड पावर आईपी निकाल लोगे। तो ये सारा थर्मल का था, एक रिवीजन था जो आपको ये सब यूज होगा इसलिए वो बताया। अब देखिए, तो अब इसमें से देखो कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ चीजें हैं जो हम डिजाइन में मानते हैं, है ना। तो उसमें पहली चीज क्या है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज यूजली 1 डेढ़ गुना होता है बोर डायमीटर का। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन से केवल हमारे अननोन कितने थे, फिर से देखिए, ये हमारी इक्वेशन है, ये वाली मान लीजिए इंडिकेटिंग पावर दिया हुआ है और इस इक्वेशन में हमें आईपी दिया हुआ है, पीएम दिया होगा, एन दिया होगा, नंबर ऑफ सिलेंडर दिया होगा, मीन प्रेशर दिया होगा और इंडिकेटिंग पावर दिया होगा। अब हमको सिलेंडर डिजाइन करना है, बोर और लेंथ निकालना है, तो इससे हमें एक ही इक्वेशन तो मिलेगी। ठीक है, तो हमारे अननोन कितने, दो, एल और ए। ए इज व्हाट, ए इज एरिया ऑफ सिलेंडर, सो ये वैसे यूजुअली जो होता है 5/4 d²। हम अभी इसकी बात अभी डिटेल में करेंगे। तो दिस 5/4 d² है, तो ये एरिया है, यहाँ से हमारा बोर आ जाएगा और यहाँ से लेंथ आ जाएगा। डी इज, मान लो अभी बोर है, इसमें कुछ और चेंजेस हैं वो आगे बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ सपोज डी इज योर बोर एंड एल इज योर स्ट्रोक लेंथ। सो स्ट्रोक लेंथ एल और बोर डायमीटर डी, ये एल और ए हमें निकालने हैं। बट हमारे पास क्या इक्वेशन एक ही है और अननोन दो है, सो आई नीड वन मोर इक्वेशन। तो वो इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी जो हमारे कुछ परिपाटी है, परंपराएं हैं, कुछ स्टैंडर्ड है जो हम मानते हैं, ये लिखा हुआ है। तो यहां से हमें क्या निकल आया कि जो एल है स्ट्रोक लेंथ, लेंथ ऑफ सिलेंडर इसमें लिखा है, इसमें स्ट्रोक लेंथ लीजिए आप, स्ट्रोक लेंथ एल इज 1.5 टाइम्स डी। हमारी दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन जो अभी आप वो आईपी वाली दिखा रहे थे और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो इन दोनों को दो दो अननोन, दो इक्वेशन, तो हम एल और डी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्या है कि यहां से तो हमें मिला लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंथ, हमें लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रोक लेंथ और लेंथ ऑफ सिलेंडर में। स्ट्रोक लेंथ तो ये इतना सा ही है, ये, और लेंथ ऑफ सिलेंडर मैंने कहा ये ऊपर का भी इसमें ऐड हो जाता है। लेंथ ऑफ सिलेंडर में स्ट्रोक लेंथ प्लस ये जो लेंथ है और नीचे वाली, तो ये ऐड होता है। तो इसका एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मोर देन लेंथ ऑफ स्ट्रोक यूजुअली 15%। तो अगर मेरा बोर लेंथ जैसे यहां से ये एल आया था, सो मेरी लेंथ ऑफ, सॉरी, तो मेरा लेंथ ऑफ सिलेंडर कैपिटल एल, स्ट्रोक लेंथ इज सपोज स्मॉल एल, सो दिस विल बी 1.15% है ना, 1.15 इंटू एल। एल इज स्ट्रोक लेंथ, कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो मैंने अगर स्ट्रोक लेंथ निकाल ली तो लेंथ ऑफ सिलेंडर 15% बढ़ के आ गई। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड है।
बोलो ठीक है, ठीक है या नहीं? यस सर। ओके, तो इस तरह से हम बोर और लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। देन थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल निकालनी है। थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल यहाँ दी हुई है, दिस इज सिलेंडर वॉल थिकनेस। उसको ये स्मॉल टी से लिखा हुआ है, इसमें टीसी से भी लिख सकते हैं। तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल का फार्मूला ये है। यहाँ पे क्या है कि जो मैक्सिमम गैस प्रेशर है वो हम क्या ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि कब, जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा कि लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 15% मोर देन स्ट्रोक लेंथ, ये कहीं दिया नहीं होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 1.15 L, ये फार्मूला। अब लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, जो बोर डायमीटर है उसकी 1.5 गुनी होगी, तो ये 1.5 D। इस तरह के फार्मूले जो आएंगे बीच बीच में, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से जो मैक्सिमम गैस प्रेशर हम सिलेंडर के लिए मानेंगे, उसमें जो इंडिकेटिंग मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको दिया होगा उसका 10 गुना लेंगे, यानी पी मैक्स इज 10 टाइम्स 10 इंटू एम मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। जो गैस का मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा, जो फ्यूल बर्न होगा, वो दिया होगा, तो पी मैक्स आपको 10 टाइम्स मानना पड़ेगा। दूसरा क्या है, परमिसिबल डिसस्ट्रेस फॉर सिलेंडर मटेरियल। अब ये चीज सिग्मा सी, ये आपको दिया होगा। सिग्मा सी दिया होने का मतलब क्या है कि आप अभी क्या निकाल रहे हो, डिजाइन में मटेरियल और डायमेंशन डिसाइड करना होता है। तो मटेरियल आपको पहले से दिया है, डायमेंशन आप निकाल रहे हो। तो जब मटेरियल दिया है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेंथ, परमिसिबल जो है वो दिया होगा सिग्मा सी। तो ये वैल्यू 35 से 100 के बीच जो लिखा हुआ है, ये आपको दिया होगा, ये आपको ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, तो दिस वैल्यू, इसमें से कोई 55 60 कुछ दिया होगा, सो सिग्मा सी विल बी गिवन। अब आपको बोर डायमीटर जो कैपिटल डी है, ये आप पहले निकाल चुके हो, अभी इससे पहले जो मैंने अभी जो आपसे डिस्कस किया था। सो डी आपने कैलकुलेट कर लिया है। सी इज रीबोरिंग अलाउंस। अब ये देखो इंटरेस्टिंग है, रीबोरिंग अलाउंस। देखो ये क्या चीज है रीबोरिंग का मतलब, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपका इंजन सीज हो गया, आप मिस्त्री के पास ले जाते हो, वो आपसे 1700 2000 रुपए जो भी लेगा, फिर वो सिलेंडर खोलेगा और सिलेंडर को लेथ मशीन पे ले जाके बोर कराता है। यानी कि जो सिलेंडर आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा थिकनेस आप दे देंगे, एक्स्ट्रा थिकनेस देंगे। मान लो आपकी थिकनेस रखनी थी 10 mm, तो 10 mm की जगह आप 12 mm लोगे। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में कभी इंजन सीज होगा तो उसको रीबोर करेगा, तब वो मटेरियल वहां से कटेगा तो सिलेंडर की थिकनेस कम हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई क्या? रीबोरिंग अलाउंस समझ में आया सी, या फिर से समझाऊं? बोलिए। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं? नहीं आया? बोलो भाई। यस सर। रीबोरिंग समझ में आया? क्यों रीबोरिंग अलाउंस सी की वैल्यू क्यों दिया हुआ है, ये बात समझ में आई? समझ में आई तो बताओ। रवि वर्मा, रवि वर्मा बताइए, रीबोरिंग अलाउंस क्यों देते हैं? सर इन फ्यूचर अगर दोबारा बोर करना पड़े इंजन सीज की कंडीशन में, हाँ, वेरी उसके गुड, लिए। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। तो दैट्स व्हाई वी विल गिव दिस वैल्यू सी। और पी मैक्स हमें दिया होगा, डायमीटर जो ये कैपिटल डी है बोर डायमीटर, ये हम पहले निकाल चुके हैं, सिग्मा सी विल बी गिवन। और जो ये कैपिटल सी है रीबोरिंग अलाउंस, ये डिजाइन डेटा बुक से मिलेगी। तो हम यहाँ पे थिकनेस ऑफ सिलेंडर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल निकल आएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आई थिंक ये सिस्टम शुरू हो जाएगा क्या?
नहीं, अभी और है। अब सिलेंडर हेड की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड टी एच। तो ये कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले तो बोर डायमीटर आपने, तो बोर डायमीटर का मतलब इंटरनल डायमीटर आपने डिसाइड कर लिया है। अब इसके बाद में इस सिलेंडर हेड की थिकनेस ये निकालना चाहता हूँ। तो आई वांट टू नो दिस दिस थिकनेस, ये वाली, ये जो थिकनेस है ये निकालना चाहता हूँ। तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड में निकालना चाहता हूँ। तो इसका क्या फार्मूला है कि दिस बोर डायमीटर कैपिटल डी अंडर रूट दिस के, दिस इज सम कांस्टेंट, पी मैक्स अभी हमने निकाला था 10 टाइम्स मीन इफेक्टिव प्रेशर का, और सिग्मा सी जो है परमिसिबल सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है, ये दिस वुड बी गिवन। तो यहां से जब आप इसको निकालोगे तो आपको सिलेंडर हेड की थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये यस सर। दिस इज यूजुअल प्रैक्टिस, इसका कोई कारण नहीं है, दिस इज प्रैक्टिस, यूजुअल प्रैक्टिस। और इसमें देखा गया है कि ये चीजें सेफ है। तो दिस फार्मूला ये शायद डिजाइन डेटा बुक में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको याद करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड। अब सिलेंडर हेड की जो सिलेंडर हेड की थिकनेस है वो आपने निकाल ली। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें आप निकाल रहे हो ये कहाँ से हैं? ये आपको डिजाइन ऑफ सिलेंडर में चीजें निकालनी थी। बोर ऑफ डायमीटर कैपिटल डी, इंटरनल डायमीटर वो निकाल लिया, लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल निकाल लिया, थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड निकाल लिया। अब स्टेड पे आइए, स्टेड फॉर सिलेंडर हेड, ये देखिए स्टेड फॉर सिलेंडर हेड। तो इसमें क्या है कि अब उसमें आपको सिलेंडर हेड में दो चीजें निकालनी है कि कितने सिलेंडर हेड, ओ सॉरी, कितने स्टेड होने चाहिए, स्टेड कितने होने चाहिए और उनकी डायमीटर। तो स्टेड के लिए ये स्टैंडर्ड है, ये फार्मूला है कि जो आपकी बोर डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोर, दैट इज 0.01 इंटू डी प्लस 4, दिस इज मिनिमम, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेड इज 0.02 कैपिटल डी प्लस 4। तो अगेन दीज आर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आपको सीधे जब आपने बोर डायमीटर निकाल लिया यहाँ पुट करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टेट मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाएगा। जैसे बोर डायमीटर आया मान लो 10, कितना आया 10, तो ये कितना हो गया 10 mm इंटू 0.01, तो ये हो गया 0.1। तो 4 प्लस 0.1 दैट इज 4.1, दैट इज 4.1। तो 4.1 तो कोई नंबर ऑफ स्टेट होता नहीं है, तो इसमें हम 4 मान लेंगे। ठीक है, अब मान लो ये इसमें क्या है, जनरली 4 होते हैं, 4 से कम मैंने देखा नहीं है सिलेंडर में। अब मान लो ये कैपिटल डी आया, बोर आया से 100 mm, 100 की जगह मान लो 200 आया, 200 mm आया, 200 mm, तो 200 इंटू 0.01, सो इट विल बी 2। तो 4 प्लस 2, तो जब 200 mm हमारा आया बोर, तब हमारा जो नंबर ऑफ स्टेट आएगा, तो यहां से 2 प्लस 4 दैट इज 6। तो हमारा कितना आया मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट 6, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 4 8। अगर बोर डायमीटर है आपका 200 mm, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट शुड बी 6, मैक्सिमम 8। तो वो यहां से निकल आएंगे नंबर ऑफ स्टेट। स्टेट मैंने बताया था सिलेंडर हेड जो ऊपर की कवर प्लेट है सिलेंडर के, और नीचे जो सिलेंडर है, उनको बांधने के लिए जो स्टेड डालते हैं, बोल्ट डालते हैं लंबे लंबे, उनको स्टेड बोलते हैं। तो उनकी संख्या आज अभी पढ़ के अभी जाना बाइक के पास, तो ये चीजें ढूंढना, बाइक में आपको अपने इंजन में सारी चीजें दिखेगी। अब दूसरा है डायमीटर ऑफ स्टेड, स्टेड की डायमीटर क्या हो, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन बेयर करेगा, स्टेड। तो उसको समझने के लिए हमें वापस इस पे आना पड़ेगा, अपने डायग्राम पे। तो ये जो सिलेंडर हेड है, इसको सिलेंडर से बांधते हैं स्टेड, तो इस पे जो मैक्सिमम फोर्स है हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम फोर्स है वो हमारा मैक्सिमम प्रेशर जो पी मैक्स है, और पी मैक्स की वैल्यू क्या है 10 टाइम्स इंडिकेटिंग पावर, अभी डिस्कस किया था
10 times indicated mean effective pressure, 10 times indicated mean effective pressure is my maximum pressure. So this P max into area, तो ये P max कहाँ पे लगेगा? ये P max लगेगा इस जगह पे, इस सिलेंडर हेड को ये यहाँ पे लगेगा इस जगह पे। तो इसको ये उखाड़ने की, तोड़ने की कोशिश करेगा। तो वो जो प्रेशर है वो कितने एरिया पे लगेगा? ये जो सर्किल इस जगह पे बन रहा है पिस्टन वाला, है ना, सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर दैट इज बोर, तो बोर पे जो सर्किल बन रहा है उसका एरिया, सो दैट इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एंड डी इज योर बोर लेंथ। ये बात समझ में आई? ये वाला पोर्शन समझ में आया? दिस इज मैक्सिमम फोर्स, दैट इज मैक्सिमम फोर्स जो स्टेड पे लगेगा। तो स्टेड क्या कर रहा है? सिलेंडर और सिलेंडर हेड को आपस में बांध के रख रहा है। तो सिलेंडर हेड के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा दैट विल बी मैक्सिमम प्रेशर P मैक्स, जो अंदर की जो गैसेस है उनका प्रेशर, इनटू जो एरिया है। तो ये जो फ्लूइड का प्रेशर है, ये जिस एरिया पे लग रहा है वो सर्किल, जो वो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर वाला इंटरनल सर्किल है। ये बात समझ में आई या मैं फिर से कोशिश करूं? बताओ। देखिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है कि आप पहले इस चीज को देखिए, इसको ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो मैं वाई एक्सिस के अबाउट इस एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन काट दिया मैंने, एक्स एक्स। इस क्रॉस सेक्शन को मैंने, तो जो इस क्रॉस सेक्शन को मैं उधर प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो प्रेशर है वो इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट लग रहा है। तो अब आप इसको देखिए, ये वही एक्स एक्स आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या है कि ये जो है ये वाला सर्किल, दिस इज इंटरनल डायमीटर कैपिटल डी, दैट इज बोर। सो दिस इज योर कैपिटल डी, बोर डायमीटर या इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और ये जो है दिस इज आउटर डायमीटर, से डी आउट, डी आउटर। और ये जो है ये थिकनेस है। तो अब पिस्टन कहाँ मूव कर रहा है? वो इसी, इस सर्किल के अंदर ही तो मूव कर रहा है। तो जो पिस्टन जो मूव कर रहा है, जो गैसेस का प्रेशर होगा वो इसी इसी सर्किल में ही तो होगा, और इसी के ऊपर आपका सिलेंडर हेड रखा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे ग्लास, गिलास को आप देखिए तो नीचे से बंद है वो, उसको मान लीजिए आप ऊपर हाथ से बंद कर रहे हैं और उसके अंदर कोई प्रेशराइज गैस रखी है। तो जब आप हाथ से बंद कर रहे हो तो जो उसके अंदर की जो प्रेशराइज गैस है वो आपके हाथ को ढकेलेगी कि नहीं ढकेलेगी? तो वो जो ढकेलेगी वो फोर्स में निकालना चाह रहा हूं। तो वो जो ढकेलेगी, तो जो प्रेशर है ग्लास के अंदर का, जो आपकी गैस है उसका मैक्सिमम प्रेशर है पी मैक्स।
ई मैक्स अब किसी एरिया पे लग रहा है, जिस एरिया पे लग रहा है वो एरिया क्या होगा, ग्लास को आप हाथ पे दबाओ तो एक सर्किल मिलेगा, उसी एरिया के ही तो परपेंडिकुलर वो प्रेशर लग रहा है। तो दैट इज योर पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो बिकॉज दिस डायमीटर इज कैपिटल डी, बोर डायमीटर, सो दिस इज योर पाई डी स्क्वायर बाई 4। बोलो आप समझ में आया या नहीं? यस सर। ओके, यस सर। तो दिस मैक्सिमम प्रेशर, अब ये किससे, ये कौन रोकेगा इस प्रेशर को? जो बोल्ट है, स्टड को अभी मैं बोल्ट बोल रहा हूँ, जो बोल्ट है उनका डायमीटर रोकेगा, उनका वही ये प्रेशर, जो ये फोर्स जो है जो बोल्ट के लगा रहे हैं उन बोल्ट को ही रजिस्ट करना है। तो सबसे पहले उन बोल्ट की संख्या कितनी है, वो जेड, वो अभी यहां से आई थी 6 या 8, वो जेड है। और जो एक बोल्ट का जो डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर का 0.8 टाइम्स हमारा आ जाता है, सॉरी, नॉमिनल डायमीटर का 0.8 इज माई कोर डायमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली कोर डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि वही बचेगा। आप बोल्ट की डिजाइन आपने पढ़ी हुई है, तो मैं अभी उसकी उसमें नहीं जा रहा हूँ। सो कोर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर, तो नॉमिनल डायमीटर दिया है तो उसका 0.8 टाइम्स कोर डायमीटर हो जाएगा। सो जो ये फोर्स है, इसको मान लो 4 वोल्ट है तो Z इक्वल टू 4, और उस बोल्ट का जो कोर डायमीटर डीसी है वो रजिस्ट करेगा। सो दिस इज योर पाई डीसी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, ये तो एरिया है, उन बोल्ट का एरिया। अब 4 बोल्ट थे तो इस एरिया इंटू 4, तो ये एरिया मिल गया हमें। इस एरिया को, इधर फोर्स है, दिस इज फोर्स, तो उसको हम, जो उसकी स्ट्रेंथ है मटेरियल की, जो बोल्ट का मटेरियल है, स्टड का मटेरियल है, बोल्ट का मटेरियल है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो यहाँ यूज करेंगे। सो उस स्ट्रेंथ को एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ भी फोर्स और यहाँ भी फोर्स, ठीक है। ओके, चलो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्योंकि टाइम काफी हो गया है, सो मैं फ्री करता हूँ, और थोड़ा टाइम से आया करो, मैं अटेंडेंस ले लूँ। तो इसको विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। कुछ पूछना है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। थैंक यू।